हेलो फ्रेंड्स, हम इन्वेस्टिंग को बहुत जगह पे रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी को देखते हैं देन हम एक परसेप्शन बनाते हैं कि ये आदमी बहुत एरोगेंट होगा, ये आदमी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसे बहुत सारे परसेप्शन हम बना लेते हैं और बहुत ही जल्दी बना लेते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम परसेप्शन बनाते हैं, कभी कभी जल्दी भी बना लेते हैं, कभी कभी एक प्रॉपर स्टडी करने के बाद बना लेते हैं। लेकिन एक परसेप्शन बना देते हैं एक स्टॉक के बारे में या फिर एक सेक्टर के बारे में, और जब भी हम उस सेम सेक्टर में किसी और स्टॉक की तरफ जाते हैं देन हम उस परसेप्शन को वापस लाते हैं और उस स्टॉक को कुछ तरह से इग्नोर कर देते हैं या फिर उस स्टॉक को उस तरीके से स्टडी नहीं करते, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके बारे में एक परसेप्शन बना लिए हैं कि ये स्टॉक अच्छा नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ईवी हो गया, आईटी इंडस्ट्री हो गया, फार्मा हो गया, इंटरनेट कंपनीज हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, ये सनराइज सेक्टर होने वाले हैं। और कोल, माइनिंग, टेक्सटाइल, ये सारे सनसेट सेक्टर होने वाले हैं। क्योंकि अगर स्पेसिफिकली हम टेक्सटाइल सेक्टर का बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे टेक्सटाइल मिल को ओन करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाता है इस सारे सेक्टर में। इसके अलावा इसका प्राइसिंग पावर नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से कमोडिटी मार्केट की तरह ट्रेड करता है, तो किसी के पास भी इतना ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है। और तीसरा चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल मार्केट आप देखेंगे जो लिस्टेड प्लेयर्स भी है वो बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो इतने सारे प्लेयर्स होने की वजह से किसी के पास इतना डोमिनेंट मार्केट से नहीं होता, और ये सारी चीज़ों को मिला के ये टेक्सटाइल सेक्टर कभी भी एक अट्रैक्टिव सेक्टर नहीं बना मेरे लिए स्पेसिफिकली, और बहुत सारे इन्वेस्टर टेक्सटाइल सेक्टर को अवॉइड करते हैं। बट ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं जो कि आपका परसेप्शन पूरी तरीके से वो सेक्टर के ऊपर ही चेंज कर देता है। जैसे कि रिसेंटली मैं टेक्सटाइल सेक्टर को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा था, और जो भी स्क्रीनर में अप्लाई कर रहा था उसमें एक कंपनी बार बार आ रहा था जिसका नाम है कलवरी टेक्निकल फाइबर्स। बट मैं जब देखता था कि ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, मैं एक कंपनी को कभी भी स्टडी नहीं किया। बट रिसेंटली मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का जब रिपोर्ट स्टडी कर रहा था तो ये कंपनी मेरे सामने आई, क्योंकि ये जो नेट्स है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो नेट्स यूज़ करता है गोल्स में, तो ये कंपनी बनाती है। तो उस टाइम पे मुझे याद आया कि ये कंपनी मेरे स्क्रीनर में भी बार बार आती है, क्योंकि बहुत सारे स्क्रीनर में अप्लाई करता हूँ और सारी स्क्रीनर में लगभग ये कंपनी आ ही जाती है किसी भी तरह से। तो उसके बाद मैंने ये कंपनी को स्टडी किया, और ये जो कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर में ऐसे नीश में काम करती है जो कि इसको बाकी प्लेयर से बहुत ज़्यादा अलग बना देती है। तो चलिए अभी इस कंपनी को स्टडी करती है कि ये कंपनी करती क्या है पहले। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही कमोडिटी ड्रिवन मार्केट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स वही सेम चीज़ बनाते हैं और यहाँ पे लास्ट में प्राइसिंग पावर किसी के पास भी नहीं रहता। लेकिन ये कंपनी सारी चीज़ों से अलग जाके एक स्पेशलिटी चीज़ पे फोकस करती है, जिसके वजह से इसके पास मार्केट से आ जाता है और उसके साथ साथ ये प्राइसिंग पावर आ जाता है, क्योंकि ये अपने कंपटीटर से बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, फिर भी उसके पास मार्केट से आ जाता है। और ये कंपनी किस किस सेगमेंट में ऑपरेट करती है पहले अगर हम देखें, नहीं इसका जो पहला सेगमेंट आ जाता है फिशिंग। और फिशिंग में आप लोग जानते हैं कि जो फिशिंग में नेट्स यूज होता है वो फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेट्स ही सही नहीं होगा, अगर किसी भी तरीके से फिश का जो वजन है, फिश का जो वेट है ज़्यादा हो गया, या फिर किसी भी तरह से करंट आ गया, देन आपका जो पूरा का पूरा जो स्टॉक था वो पूरी तरीके से जा सकता है। तो इसकी वजह से जो फिशिंग नेट्स है उसका क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। बट जब हम फिशिंग नेट्स के बारे में बात करते हैं या फिर एडवांस फिशिंग के बारे में बात करते हैं, देन हम इंडिया को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में आज भी जो फिशिंग होता है वो 200 से 300 HP में ही होता है, बोट्स में होता है। बट जो फॉरेन में फिशिंग होता है वो बहुत ही एडवांस बोट्स में होता है, और उसका जो साइज होता है वो इंडिया से लगभग 60 गुना ज़्यादा होता है। लगभग 18,000 HP के बोट्स में वो लोग फिशिंग करते हैं। तो वहाँ पे जो नेट्स होते हैं उसका क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। तो ये कंपनी वहाँ पे एक अच्छा मार्केट शेयर लेके बैठी है, क्योंकि इंडिया में इसका मार्केट शेयर लगभग 65 से 70% के आसपास है, और ग्लोबल में भी ये टॉप 5 प्लेयर्स में से आती है। उसके अलावा मैं जैसे कि पहले बोल रहा था कि अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा चार्ज करती है, लगभग 30% के आसपास ही ज़्यादा चार्ज करती है। उसके बावजूद भी इंडिया में इसका मार्केट शेयर 65 से 70% है। बट जो लोकल मछुआरे है वो ज़्यादातर अवॉइड करते हैं इस कंपनी का नेट यूज़ करना, क्योंकि इसके लिए उन्हें ज़्यादा प्ले करना पड़ता है, और इंडिया बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो इंडिया में इसका सेल ज़्यादा नहीं होता, फिर भी इसके पास 65 से 70% मार्केट शेयर है। और दूसरा जो सेगमेंट हो जाता है वो है एक्वाकल्चर का। तो एक्वाकल्चर अगर आपको नहीं पता, एक जगह पे बहुत सारे फिश का फार्मिंग किया जाता है, जैसे हमारा नॉर्मल फार्मिंग होता है, तो उस तरीके से फिश का फार्मिंग किया जाता है एक बहुत बड़े जगह पे, तो उसको बोल देते हैं एक्वाकल्चर, जिसको क्या आप अभी पिक्चर में देख रहे होंगे। तो एक्वाकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कैच नेट्स और बर्ड नेट्स, क्योंकि एक जो एक्वाकल्चर का पीस होता है, एक जो एक्वाकल्चर का साइज होता है, उसमें लगभग 4 से 5 मिलियन डॉलर का फीस होता है। तो अगर किसी भी तरीके से करंट आ गया, बहुत ज़्यादा करंट हो गया, या फिर प्रीडेटर आ गया, फिर किसी भी तरीके से अटैक हो गया, देन इनका 4 से 5 बिलियन डॉलर का लॉस हो सकता है एक एक्वाकल्चर फार्म में से। और
आसपास बहुत सारे एक्वाकल्चर जैसे फार्म होते हैं। तो जो एक्वाकल्चर नेट होते हैं उसमें कंपनी किसी भी तरीके से सेक्रीफाइस नहीं करती, वो हमेशा बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का नेट यूज करने के बारे में सोचती है। इसीलिए कंपनी ग्लोबली मार्केट लीडर के रूप में उभर के आती है और उसके साथ साथ इस चीज में भी बहुत ज्यादा इनोवेशन करती है। जैसे कि अभी इन्होंने एक नया नेट लॉन्च किया था जिसका नाम है V2, और ये जो V2 है ये एंटी फंगल नेट है, क्योंकि जो एक्वाकल्चर का नेट होता है उसको आपको बार बार साफ करना पड़ता है और इसको साफ रखने में आपको बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है। बट जब ये एंटी फंगल या फिर जो V2 नेट अगर आप यूज करेंगे देन इनका 50% सेविंग हो जाता है। इसके लिए बहुत सारी कंपनी इसको प्रेफर कर रही है। और उसके साथ साथ मैंने जैसे कि बोला था कि जो प्रीडेटर का अटैक होता है उसको रोकने के लिए भी कंपनी एक रोबोट डिजाइन करी जिसका पेटेंट उन्होंने अभी फाइल किया है। उसके साथ साथ इस सेक्टर में ग्रो करने के लिए इन्होंने एक एक्स डायरेक्टर को हायर किया है जो कि पहले स्कॉटलैंड में काम करते थे और इनका इस सेक्टर में 40 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि इस कंपनी को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इस सेक्टर में इस कंपनी का अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करें देन इसका कनाडा में मार्केट शेयर है 90%, स्कॉटलैंड में मार्केट शेयर है लगभग 85% और चिली और नॉर्वे में इसका मार्केट शेयर लगभग 30 से 35% के बीच में आ जाता है। और उसको लेकर अगर हम तीसरे सेक्टर के बारे में बात करें देन इसका नाम है शिपिंग। शिपिंग में आपने कभी भी देखा होगा जो बोट्स होते हैं, जो बोट्स जब ट्रैवल करके आ जाते हैं इनको स्टैंड किया जाता है, उनको एक रोप के थ्रू रखा जाता है। और एक बोट को एक रोप अगर सपोर्ट दे रहा है देन उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कभी कभी तो बोला जाता है इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े साइज के बोट को सपोर्ट देता है। तो इसके लिए यहाँ पे भी क्रिटिकल एप्लीकेशन आ जाता है इस चीज़ का, और ये कंपनी इस रोप्स को भी मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम चौथे सेगमेंट के बारे में बात करें तो ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है जिसका नाम है स्पोर्ट्स। क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे नेट्स यूज होते हैं, जैसे कि टेनिस में नेट हो गया, बास्केटबॉल में हो गया, वॉलीबॉल में हो गया, हैंडबॉल में हो गया, क्रिकेट के प्रैक्टिस में हो गया, फुटबॉल में हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह पे नेट यूज करती है। और ये सारे नेट लगभग यही कंपनी सप्लाई करती है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैनचेस्टर के रिपोर्ट में मैंने जब देखा कि उनका जो फुटबॉल का नेट है ये कंपनी बनाती है, उस तरीके से जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का नेट है यही कंपनी बनाती है। उसके साथ साथ जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट होता है उसका नेट्स भी यही कंपनी बनाती है। और इस सेक्टर में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 5 साल से सेक्टर ही डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। तो इसकी वजह से ये कंपनी जो कि एक मेजर सप्लायर है उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। और इसका जो रिसाइकल पीरियड है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेट्स को आप बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्वालिटी टॉप नॉच होना चाहिए। क्योंकि नेट्स पे अगर क्वालिटी का कुछ भी गड़बड़ी हो गया देन पूरा का पूरा गेम बिगड़ सकता है। इसके लिए 1 या 2 साल में एक रिप्लेसमेंट साइकिल होता है, जिसकी वजह से इनको कांस्टेंट ऑर्डर मिलता रहता है उस कंपनी से। अभी अगर 5वें सेगमेंट के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है, जैसे कि ग्रीन फार्मिंग में नेट्स हो गया या फिर एंटीबायोटिक नेट्स हो गया, उस जगह पे ये सारी कंपनीज का नेट्स यूज होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल है, क्योंकि अगर 2 डिग्री भी टेम्परेचर इधर उधर हो गया ना देन पूरा फसल खराब हो सकता है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े फार्म्स है वो इस नेट में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। और छठे सेगमेंट के बारे में बात करें देन वो जियो सिंथेटिक, क्योंकि अगर आपने कभी भी नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल किया है या फिर किसी भी पहाड़ी इलाके में ट्रैवल किया है देन वहाँ पे आपने कांस्टेंट देखा होगा रॉकफॉल होता रहता है, जो लैंडस्लाइड होते रहते हैं। तो लैंडस्लाइड को कैप्चर करने के लिए या फिर लैंडस्लाइड को रोकने के लिए बहुत सारी जगह पे रोप्स यूज किया जाता है या फिर नेट यूज किया जाता है। तो ये सारे नेट्स या फिर रोप्स यही कंपनी बनाती है। और अभी जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, जिसके वजह से गवर्नमेंट रोड्स में लगभग 20 लाख करोड़ और रेलवेज में लगभग 14 लाख करोड़ स्पेंड करने वाली है। बट रोड बिल्ड करना सब कुछ नहीं होता, रोड को मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर एक लैंडस्लाइड हो जाता है या फिर एक पत्थर गिर के रोड के ऊपर आ जाता है देन जो पूरा रोड है, जो पूरा रोड का क्वालिटी है, जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बिगड़ जाता है। इसीलिए जब ये रोड बनाया जाए उसके साथ साथ अभी ये ट्राई किया जा रहा है कि जो रोप्स को यूज करके या फिर नेट्स को यूज करके लैंडस्लाइड को रोका जाए, जिसकी वजह से एक बार रोड बन गया देन उसका क्वालिटी बहुत देर तक अच्छा रहे। और अगर हम लास्ट 2 सेगमेंट के बारे में बात करें देन इसका नाम है प्लैटिना और कोटेड फैब्रिक। बट ये कंपनी जैसे कि अभी बहुत सारे सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, बहुत सारी जगह पे मार्केट लीडर है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। 2015 के टाइम ये बेसिकली बाकी सारे टेक्सटाइल प्लेयर की तरह एक कमोडिटी प्लेयर ही था, लेकिन 2015 के बाद से ये कंपनी बहुत ज़्यादा इनोवेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आज इस कंपनी में बहुत ही बड़ा शिफ्ट आ गया है। क्योंकि 2015 के बाद से ये कंपनी एक्वाकल्चर, स्पोर्ट नेट, एग्रीटेक और कोटेड फैब्रिक में एंट्री करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से इनका जो मार्जिन हो जाता है वो इम्प्रूव हो गया। उसके बाद उनका यूटिलाइजेशन भी इम्प्रूव हो गया, जिसके वजह से आज इस कंपनी को जो ROE मिलता है या फिर ROC दिखता है वो इसी नंबर में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। और उसके साथ साथ ये कंपनी पॉलीमर जो इंजीनियरिंग है उसमें पूरी तरीके से मास्टरी कर चुकी है, और ये कंपनी कांस्टेंट बेसिस पे इनोवेशन करती जा रही है। जैसे कि नाइलन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया HDPE से। तो नाइलन पहले इस रोप के मटेरियल के रूप में यूज होता था, लेकिन जो HDPE है उसका कॉस्ट कम है और उसका जो स्ट्रेंथ है, जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग स्टील वायर की जितना रेजिस्टेंस इस HDPE में आ जाता है।
तो जब इन्होंने ये चेंज ला दिया तो इसकी वजह से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि 2015 के आसपास जो इनका मटेरियल कॉस्ट था, जो पूरे एक्सपेंस में मटेरियल कॉस्ट था, वो लगभग 46.46% था। लेकिन आज 2020 में इनका जो मटेरियल कॉस्ट है वो लगभग 29% के आसपास आ गया है। और इसी सेम चीज़ की वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 2015 में लगभग 10% था और आज ये बढ़कर लगभग 20% के आसपास हो गया है। और उसके अलावा ये कंपनी बहुत सारे सेगमेंट में ऑपरेट करती है और सारे सेगमेंट इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं रिवेन्यू, लगभग 10 से 20% हर सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि एक्वाकल्चर, फिशरी, स्पोर्ट्स सेट, ये लगभग 10 से 20% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो किसी भी सेक्टर में अगर स्लो डाउन हो जाता है तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और ये कंपनी अपने चारों तरफ और एक मोड बना के चल रही है, क्योंकि ये जो इतना सारा इनोवेशन करते हैं, सारी चीज़ों को पेटेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी आज तक 75 पेटेंट फाइल कर चुकी है और उसमें से 17 ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है। तो जब ये बाकी सारे पेटेंट पे ग्रांट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके वजह से जो मोट है, जो कंपनी का जो बाउंड्री है, जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो अभी तो आपको लग रहा होगा ये कंपनी में सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं, कंपनी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। इनका जो प्रमोटर है उसका स्टेक इंक्रीज हो रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर प्रमोटर का दूसरा साइड देखें तो उसमें कुछ रेड फ्लैग नजर आता है इस कंपनी में, क्योंकि इस कंपनी के पास लगभग अभी 380 करोड़ का कैश है, वो 100 करोड़ लगभग कैश के रूप में है और 280 करोड़ डेप्थ के रूप में, डेप्थ फंड में इन्वेस्टेड है। बट रेगुलर बेसिस पे ये कंपनी पैसा बोरो करती रहती है और जो भी प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी कंपनी से है, जिसके वजह से एक डाउट आ जाता है इस कंपनी के पास इतना ज़्यादा कैश होने के बावजूद ये डेप्थ क्यों ले रही है और ये डेप्थ भी प्रमोटर वाली कंपनी से क्यों ले रही है। और ये डेप्थ की वजह से लगभग 4 करोड़ एनुअल बेसिस पे प्रमोटर या फिर रिलेटेड कंपनीज को दे रही है। और दूसरा चीज़ अगर हम देखें, जो डेप्थ फंड से इनकम हो रहा है उसको भी ये अपने इनकम में शामिल कर रहे हैं। और ये जो इनकम है डेप्थ फंड से, ये अदर इनकम का अभी लगभग 93% ले रहा है, जबकि कुछ साल पहले लगभग 10% कंट्रीब्यूट करता था। तो इनका अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, इन्हें जिस तरीके से दिखा रहे हैं उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डेप्थ फंड का कंट्रीब्यूशन यहाँ से निकाल दें देन ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है ये लगभग 15.6% हो जाता है, जो कि ओरिजिनल नंबर दिखाता है वो लगभग 20% से ज़्यादा होता है। तो यही एक रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है इस कंपनी के बारे में। और उसके साथ साथ जो एक्वाकल्चर नेट्स का जो रिप्लेसमेंट साइकिल है वो लगभग 8 से 12 साल है। तो अभी ये जो सेगमेंट शुरू हुआ है, किसी वजह से अगर बीच में स्लो डाउन आ जाता है, क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ नहीं है और रिप्लेसमेंट साइकिल तो बहुत टाइम बाद आने वाला है, तो इसके वजह से इस सेक्टर में कुछ टाइम के बाद स्लो डाउन हो सकता है जो एक्वाकल्चर वाला सेगमेंट है। लेकिन इनका बाकी का सेगमेंट अगर अच्छा परफॉर्म कर जाता है देन ये ओवरऑल कंपनी बैलेंस हो जाएगा। और उसको लेके अगर हम वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ये कंपनी अभी थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये सबके लाइमलाइट में आ गई है। ये कंपनी की सबको पता है, अभी जो भी ट्रैक करे अच्छे से, इनको पता है कि ये कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, मार्केट लीडर है और ये सेगमेंट भी ग्रो कर रहे हैं। तो इसके वजह से कंपनी को अभी थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है। तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आप इतना वैल्यूएशन देना एफर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो अभी हमारे स्पेशल सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 90 सेकंड सेगमेंट है। इस सेगमेंट में मैं पूरे कंपनी आपको 90 सेकंड के अंदर समझाने का ट्राई करूंगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो ये जो कंपनी है स्पेशलिटी फाइबर सेगमेंट में ऑपरेट करती है और अगर इनका कुछ सेगमेंट देखे देन वो एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, स्पोर्ट्स और शिपिंग। और ये कंपनी 30% प्रीमियम चार्ज करने के बावजूद ये मार्केट लीडर के रूप में उभर के आती है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा इनोवेशन करती है। इसके वजह से बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है और नए नए प्रोडक्ट को पेटेंट भी करवाती है, जिसकी वजह से एक मोड क्रिएट हो जाता है। और जब ये अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बना देते हैं देन उनको क्रॉस सेलिंग करके नए नए सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से कस्टमर का फायदा होता है और ये कंपनी का सेल्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर जाता है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस कलवारी टेक्निकल फाइबर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।